नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में आपका स्वागत है। तो आपने सुना होगा कि यस बैंक को एक जापानी बैंक खरीदने जा रहा है, जिसके कारण यस बैंक के शेयर में इन दिनों तेजी है। यस बैंक के शेयर रॉकेट बने हुए हैं जो तेजी से ऊपर जा रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि आने वाले दिनों में यस बैंक के शेयर और ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि जो निवेशक है उन्हें भरोसा है कि आने वाले समय में बैंक प्राइवेट सेक्टर के साथ जो सरकारी बैंक है उनके लिए भी बड़ा प्रतिस्पर्धी बनने वाला है और भारतीय बैंकिंग सेक्टर में इस बैंक का बड़ा योगदान साबित होने वाला है, जिसके कारण और निवेशकों का जो भरोसा है उस भरोसे के चलते इसके शेयर तेजी से ऊपर जा रहे हैं। तो यस बैंक जो है उसके शेयर ऊपर जाने का क्या कारण है और वैसे इतना भरोसा क्यों जताया जा रहा है एक जापानी बैंकिंग सेक्टर की कंपनी पर कि अगर वो यस बैंक के साथ जुड़ती है तो आने वाले समय में वो एक बड़ी कंपनी साबित होगी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शेयर ने जिस प्रकार की तेजी अपना रखी है उस तेजी से तो यही लगता है कि जो निवेशक है उन्हें पूरी तरह से भरोसा हो गया है और वो आश्वस्त है कि आने वाले समय में यस बैंक को एक बड़ा मुकाम हासिल होने वाला है। तो इसको लेकर कई तरह की खबरें भी हमारे बाजार में है और इसकी जानकारी जो है उस जानकारी के अनुसार यस बैंक एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है। ये एक भारतीय निजी बैंक है, सरकारी बैंक नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें गवर्नमेंट का स्टेक जो है वो है ही नहीं, अगर है तो वो 51% बिलो है। वैसे आपको बता दें कि इसमें गवर्नमेंट का स्टेक है, यानी गवर्नमेंट का डायरेक्ट ना होके गवर्नमेंट के जो बैंक है उन बैंक का स्टेक है, तो आप कहेंगे इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का स्टेक है। जैसे हाल ही में जो हमारे पास एक खबर आई थी कि वोडाफोन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 49% स्टेक है, इसके बावजूद हम उसको क्या करें, प्राइवेट कंपनी, और उसके जितने निवेशक है उस निवेशक में सबसे बड़ा निवेशक जो है वो कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इसके बावजूद हम उसको एक प्राइवेट कंपनी कह रहे हैं। तो वैसे यस बैंक में गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट स्टेक है, लेकिन स्टेक इतना बड़ा नहीं है कि यस बैंक सरकारी कंपनी बन जाए। ये भारत का एक निजी बैंक है और 8वां सबसे बड़ा निजी बैंक है, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। यस बैंक ज्यादा पुराना नहीं है, 2004 में मार्केट में आया है, यानी 21 साल ही हुए हैं इसको। ये एक भारतीय बैंक है और इसमें कोई जापानी कंपनी का नियंत्रण नहीं है। अब तक किसी जापानी कंपनी का नियंत्रण नहीं है। हालांकि जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदी है। कितनी? 20%। और नियंत्रण कब होगा? जब आप 51% या 51 क्रॉस खरीदेंगे तो आपका नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन यहां पर इस खबर पर मुहर लग गई है कि यस बैंक में जापानी कंपनी जो है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने 20% हिस्सेदारी खरीद ली है। एसएमबीसी को यस बैंक के बोर्ड में 2 निदेशक नियुक्त करने का अधिकार मिलेगा। ये जो 20% खरीदी है इससे उसे 2 डायरेक्टर नियुक्त करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया है। तो अब हम ये कहेंगे कि उसमें जापानी बैंक का नियंत्रण है, लेकिन इतना नहीं कि वो मेजरली फैसले कर सके। लेकिन इसके बावजूद शेयर जो तेजी से बढ़ रहे हैं उसका क्या कारण है, तो इसकी भी विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर आते हैं, वीडियो को देखते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज दोस्तों लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। एसएमबीसी यानी सुमितोमो बैंकिंग कॉर्पोरेशन has already invested approximately 13,000 करोड़ for 20% stake। उसने 13,000 करोड़ रुपए का लगभग निवेश कर दिया है, क्योंकि अमाउंट 13,400 से थोड़ा ऊपर है, तो 13,400 प्लस करोड़ का उसने निवेश कर दिया, जिससे उसको 20% हिस्सेदारी प्राप्त हुई है। बैंक हैज नाउ प्रिपेयरिंग टू इन्वेस्ट एन एडिशनल 30,000 करोड़ एंड गेन मेजोरिटी 51%। अब जो बैंक है वो ये चाहता है कि पहले जो 13,000 करोड़ का निवेश कर दिया उसके अलावा जो है कौन, सुमितोमो जो जापानी बैंक है वो चाहता है 30,000 करोड़ का और निवेश करे, जिससे उसकी जो प्रॉपर्टी है या फिर उसका जो स्टेक है वो 51% चला जाए, नियंत्रण सुमितोमो के हाथ में आ जाए। इफेक्टिवली मीन्स अ फुल फॉरेन टेक ओवर ऑफ वन इंडिया की प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, यानी इसका मतलब यह हो गया कि अगर वो 51% चला गया तो भारत का एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है उसमें पूरी तरह से विदेशी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, या वो बैंक है वो बैंक विदेशी बैंक बन जाएगा, क्योंकि 51% अगर फॉरेन बैंक के हाथ में चला गया तो वो फॉरेन बैंक बन जाएगा। द ट्रांजेक्शन शुड बी इन्वेस्टेड बाय द कोर्ट एंड यस बैंक शुड नॉट बी अलाउड टू गो इनटू द हैंड्स ऑफ फॉरेन बैंक। जो कुछ इन्वेस्टर है
या फिर ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को कोर्ट में ले गए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो बैंक है उस बैंक में फॉरेन बैंक यानी सुमितोमो को परमिशन नहीं देनी चाहिए। किसका कहना है? कांग्रेस लीडर विश्वास उतागी। कांग्रेस ने इस पे भी क्वेश्चन मार्क कर दिया है कि यस बैंक में फॉरेन बैंक को अलाउ नहीं किया जाए। जब भी इंडिया में कुछ नया होता है तो हमारा विपक्ष क्या करता है? उस पर प्रश्न खड़ा करता है। यहां पे एक प्राइवेट बैंक बेचा जा रहा है जिसमें भी कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए कह दिया है कि ये जो कुछ भी प्रोसीजर है उसका इन्वेस्टिगेशन कोर्ट द्वारा किया जाना चाहिए। तो कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है उसका भी कारण आपको बताएंगे। इसी चीज को लेकर यहां पे एक खबर है, कांग्रेस ने विदेशी बैंक द्वारा यस बैंक के अधिग्रहण की न्यायिक जांच की मांग की है। कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग की है। विश्वास उतागी ने कहा है कि यस बैंक एक समय पतन की कगार पर था। जिसने ये मांग की है उसका कहना है कि एक समय पतन की कगार पर था और केंद्र सरकार ने एसबीआई और 8 निजी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से जनता के पैसे का उपयोग करके बहुत बड़ा विफल होने के लिए सिद्धांत से इसे बचाया था। कांग्रेस के विश्वास उतागी का कहना है कि यस बैंक एक समय में पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। इन्वेस्टर अपना भरोसा खो गए थे और बैंक दिवालिया होने की कगार पर था। लेकिन केंद्र सरकार का जो बैंक है कौन सा? एसबीआई, उसने और 8 दूसरे बैंक ने इस बैंक को बचाया था और दिवालिया होने से रोका था। तो ये कितना सच है इसकी भी जानकारी देते हैं। तो इस खबर को देखिए, एसबीआई जिसने 2020 में सरकार द्वारा चलाए गए बचाव अभियान के तहत यस बैंक में 49% हिस्सेदारी हासिल की थी। कितनी की? 49%। और आपको पता ही होगा कि एसबीआई बैंक जो है वो क्या है? एक सरकारी बैंक है। तो इस हिसाब से हम कहें तो यस बैंक में 49% स्टेक किसकी हो गई थी? सरकार की हो गई थी। लेकिन 51% नहीं हुई, तब तक वो एक सरकारी कंपनी नहीं बनी। अगर एसबीआई इसमें 51% स्टेक कर लेता तो ये एक सरकारी सब्सिडियरी कंपनी बन जाती। साल 2023 में 3 साल की लॉक इन अवधि समाप्त हो गई। बाद में निजी ऋणदाताओं ने अपने शेयर बेचने की कोशिश कर रहा है। यानी जो 2020 में 49% स्टेक खरीदा था उसके लिए लॉक इन पीरियड था। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि आपने जो शेयर हासिल कर दिया उसे ओपन मार्केट में सेल नहीं कर सकते। लेकिन लॉक इन पीरियड कितना था? 3 साल का था। 2020 का जो लॉक इन पीरियड 3 साल का 2023 में खत्म हो गया। उसके बाद एसबीआई चाहता है कि उसके पास यस बैंक के जितने भी शेयर है उस शेयर को ओपन मार्केट में बेचा जाए। इसकी कोशिश चल रही है। लेकिन साथ ही वहां हमने बताया था कि एसबीआई के अलावा 8 और बैंकों ने भी हिस्सेदारी खरीदी थी। जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 9 मई 2025 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस सौदे में एसएमबीसी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 13.19, क्योंकि एसबीआई के पास पहले से कितनी है? 49% थी, उसमें से 13.19% खरीदी है और अन्य भारतीय बैंकों से 6.81% हिस्सेदारी खरीदी है, जिससे कुल निवेश 13,483 करोड़ का किया है। तो ये अलग अलग बता दिया। एसबीआई से सुमितोमो ने 13.19 खरीदी है, 13.19 और दूसरी हिस्सेदारी जो है वो अन्य बैंक से खरीदी है। तो अन्य बैंक कौन से वो भी आपको बता देते हैं। सौदे के तहत एसबीआई ने 13.19 हिस्सेदारी प्रति 21.50 प्रति शेयर के हिसाब से एसएमबीसी को बेची, जिसमें एसबीआई के लगभग 8,889 करोड़ की प्राप्ति हुई। अन्य बैंकों में एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा शामिल है। ये बाकी के जो 8 बैंक है ये सारे के सारे निजी क्षेत्र के बैंक है। इन सब ने हिस्सेदारी कब खरीदी थी? जब 2020 में यस बैंक दिवालिया होने की कगार पर आ गया था, तो उस टाइम इन सब ने यस बैंक पे स्टेक खरीदा था और सबका लॉक इन पीरियड 3 साल का था। जो लॉक इन पीरियड खत्म हो गया उसके बाद ये ओपन मार्केट में अपने स्टेक को सेल आउट कर रहे हैं और उसी सेल आउट में सुमितोमो ने यस बैंक की हिस्सेदारी खरीदी है। एक तरह से हम कहें तो सुमितोमो जो है वो सीधे यस बैंक के डायरेक्टर से बात करके नहीं आ रहा है। इसने सुमितोमो ने एक इनडायरेक्ट वे अपनाया है, जहां पर यस बैंक का स्टेक पड़ा है उस स्टेक को उसने खरीद लिया, जिसके कारण इसकी एंट्री इंडियन मार्केट में हो रही है। ये डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट एंट्री है। शुरुआत में जी जो आपको खबर बताई थी उस खबर के मुताबिक सुमितोमो ने क्या किया है, 20% प्रॉपर्टी है या स्टेक है वो स्टेक यस बैंक पे हासिल कर दिया है। लेकिन सुमितोमो चाहता है कि इस स्टेक को और बढ़ाया जाए और 51% कर लिया जाए ताकि नियंत्रण उसके हाथ में आ जाए। तो उसे लेकर नियम क्या है और ऐसा करने में उसे कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन निवेशकों को भरोसा है कि सुमितोमो इस
स्टेक को हासिल करने में कामयाब होगा, जिसके कारण इसके शेयर रॉकेट बने हुए हैं। 26% वोटिंग राइट और विदेशी बैंक निवेशकों का नियम 26% का नियम है। यह नियम भारत में चलता है कि किसी भी बैंक में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के थ्रू 26% हो सकता है। किसी भी बैंक में कोई भी विदेशी कंपनी 26% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं खरीद सकती है। तो ये नियम क्या कहता है? भारत में विदेशी निवेश एफडीआई के नियमों के तहत विदेशी निवेशक फॉरेन इन्वेस्टर को 26% वोटिंग अधिकार की अनुमति दी जाती है। कितनी? 26%। और सुमितोमो ने 20% कर दिया है, यानी 6% और ले सकता है इस नियम के मुताबिक। इसका मतलब यह है कि विदेशी निवेशक बैंक या कंपनी के फैसलों में केवल 26% का हिस्सा रख सकते हैं। क्या यह नियम अभी भी लागू है? तो पहले 1990 से 2000 के दौरान यह नियम था कि विदेशी निवेशकों को 26% से ज्यादा वोटिंग अधिक नहीं मिल सकते। इसका मकसद भारत के बैंकिंग क्षेत्र में भारतीय नियंत्रण बनाए रखना था। लेकिन बाद में सरकार और आरबीआई ने इस सीमा को बढ़ाकर 74% कर दिया। अब सरकार ने और आरबीआई ने इस सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 74%। ये नियम जो लागू हुआ है वो हुआ है आपका 2003 में। 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे चेंज करके कितना कर दिया है? 74%। यानी अब विदेशी निवेशक बैंक में 74% की हिस्सेदारी और वोटिंग अधिकार पा सकते हैं, बशर्ते वो आरबीआई और सरकार की मंजूरी ले। यहीं पे मामला अटका हुआ है। सुमितोमो 51% स्टेक लगा सकता है, लेकिन कब लगाएगा? जब आरबीआई से इसको मंजूरी प्राप्त हो जाएगी। और कांग्रेस का यही कहना है कि आरबीआई और सरकार जो है ये मंजूरी उसको ना दे, ताकि उसका स्टेक 51% ना पहुंचे। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि 51% हिस्सेदारी बैंक में नहीं खरीदी जा सकती है, तो इसके बावजूद इतने सारे फॉरेन बैंक है। और यहां पे जो बात हो रही थी वो 1990 और पहले की बात हो रही थी। तो क्या पहले फॉरेन बैंक थे या नहीं थे? तो वो सारी क्या चीज थी, और अगर फॉरेन बैंक थे तो वो कैसे आ गए थे, तो उसको भी बता देते हैं। तो आपको बता दें कि फॉरेन बैंक जो है इंडिया में पहले से एग्जिस्ट है। कई सारे फॉरेन बैंक काम कर रहे हैं, जिसमें एचएसबीसी, सबने नाम सुना होगा, हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, जो भारत में 1853 में आ गया था। जब भारत आजाद ही नहीं हुआ था और 1857 की क्रांति भी नहीं हुई थी, उससे पहले हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन इंडिया में काम कर रहा था। सिटी बैंक 1902 में आया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 1858 में, 1857 की क्रांति के एक साल बाद, जो ब्रिटिश चार्टर्ड बैंक के रूप में आया है। उसके बाद डच बैंक जर्मनी 1952 में, और ये 1950 में जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका 1950 में। इससे पहले बीएनपी 1927 में। लेकिन आज़ादी के बाद की कुछ बात करें विशेष बैंक की, तो यूएसबी बैंक है जो 1990 में आया, और क्रेडिट स्विस बैंक है जो 1980 में आया है। ये कुछ खास बैंक है जो इंडिया में काम करते हैं। ये इंडिया ने 1991 में जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की थी, उस पॉलिसी से कोई बैंक नहीं आया। ये बैंक पहले से काम कर रहे हैं। और कब से काम कर रहे हैं वो साल भी आपको बता दिया है। तो ऐसे में एक चीज तो पुख्ता हो गई कि लिबरलाइजेशन के बाद कोई भी विदेशी बैंक इंडिया में नहीं आया है। लेकिन उससे पहले हमने जो पढ़ा था वो ये था कि कोई भी विदेशी बैंक अगर इंडिया में निवेश करता है तो मैक्सिमम 74% का निवेश कर सकता है। लेकिन जो बैंक हमने पहले देखे वो सारे के सारे बैंक 100% स्टेक लेके हुए बैठे हुए। तो 100% अगर स्टेक करनी है तो उसके लिए एक नियम है WOS मॉडल। वॉस मॉडल का मतलब कोई विदेशी बैंक भारत में एक अलग कंपनी सब्सिडियरी खोलता है जिसका 100% स्वामित्व उसी बैंक के पास होता है। यानी जो विदेशी बैंक है, मान लीजिए एचएसबीसी जो बैंक है, उस बैंक का डायरेक्ट इंडिया में निवेश नहीं होगा। एचएसबीसी बहुत पहले से था, तो उसने क्या कर रखा था, एचएसबीसी जो हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन है, जो हांगकांग में, उसने इंडिया में एक कंपनी खोली, और उस कंपनी का जो 100% स्टेक है वो स्टेक किसके पास है? जो हांगकांग में कंपनी बैठी है उसकी। यानी आप एक कंपनी है ए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो एग्जाम्पल से देखिए, एक कंपनी है ए, जो ए कंपनी है वो कहाँ है? हांगकांग में। और दूसरी कंपनी बन गई बी, जो कहाँ है? इंडिया में। तो इंडिया में जो कंपनी है उस कंपनी का 100% स्टेक किसके पास है? जो हांगकांग में कंपनी है उसके पास। अब आप कहेंगे इससे क्या हो गया? तो इंडिया में जो कंपनी है वो इंडिया में इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि ये इंडियन कंपनी है।
इसका फायदा क्या है? ऐसा करने से पूर्ण नियंत्रण, विदेशी बैंक के पास पूरी तरह से कंट्रोल आ जाता है। स्थानीय नियमों का पालन, जब इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है तो इंडिया के नियमों का पालन करना पड़ेगा। जो बी इंस्टीट्यूट है वो इंडिया में लिस्ट है तो इंडिया का पालन करना पड़ेगा। शाखा के विस्तार में आसानी, बार बार आरबीआई के पास जाना नहीं पड़ता है क्योंकि वो एक घरेलू बैंक बन गया है। पूंजी जुटाने के बेहतर अवसर, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर ऑलरेडी लिस्ट है तो इंडिया से पूंजी जुटा सकता है। विश्वसनीयता बढ़ती है क्योंकि इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर लागू हो जाता है तो ग्राहकों में एक विश्वसनीयता है वो बढ़ जाती है। तो हमें हमेशा 1991 का लिबरलाइजेशन पढ़ाया जाता है और उदारीकरण का बताया जाता है कि इससे इतना सारा चेंज हुआ, क्या उस चेंज में कोई बैंक भी आया? तो यहां एक ही उत्तर है कि लिबरलाइजेशन के बाद अब तक कोई भी बैंक नहीं आया है। पहला बैंक है सुमितोमो मित्सुई जो इंडिया में एंट्री करने के प्रयास में है। अब तक कोई भी बैंक नहीं आया था। जो बैंक आ गए थे वो बहुत पहले आ गए थे। डीबीएस बैंक सिंगापुर का बैंक है जो कब आ गया? 1995 में शाखा खोलना शुरू किया। उसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पहले से था, 1991 में विस्तार किया इसने, थोड़ा आगे बढ़ाया। एचएसबीसी बैंक पहले से था, सिटी बैंक पहले से था, डच बैंक 1990 के दशक में विस्तार शुरू किया, 1991 के पहले भी था ये। बार्कलेज 1990 शाखा का विस्तार पुनः सक्रिय हुआ। कौन? बैंक ऑफ अमेरिका। मॉर्गन पहले से था, बीएनपी पहले से था। अब पहली बार कोई विदेशी बैंक इंडिया में आ रहा है और वो कह रहा है कि हमें 51% स्टेक चाहिए। तो ऐसे में कांग्रेस सवाल नहीं करेगी तो क्या करेगी? जो अब तक ढिंडोरा पीटती रही है कि मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की सरकार ने विदेशी इन्वेस्टर्स को इन्विटेशन किया था और विदेशी इन्वेस्टर आए थे। नहीं आए थे भाई। आपने क्या किया था उस टाइम? जो सरकारी कंपनी थी उस सरकारी कंपनी को बेच दिया था, यह काम किया था। विदेशी इन्वेस्टर्स को आपने एल्योर नहीं किया था, वो इंडिया तक पहुंच नहीं बना पाए थे। अब पहली बार बना रहे हैं तो आपके पेट में दर्द उठेगा क्योंकि आपको लगता है कि हमसे ज्यादा सफल है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इतने साल तक कोई बैंक नहीं आया उदारीकरण के बावजूद, लेकिन अब कोई विदेशी बैंक इंडिया में 51% स्टेक लगाने के लिए क्यों आ रहा है? और खास तौर से उस देश से जो देश टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है और उस देश ने यानी जापान ने जहां भारत में टेक्नोलॉजी में निवेश किया है वहां सफल कंपनियां बनी है और वो आज इंडिया में सप्लाई तो कर ही रही है लेकिन साथ ही एक्सपोर्ट कर रही है। उस देश का बैंक इंडिया में क्यों आ रहा है? तो आपको बता दें कि 2014 के बाद जब जनधन खाते की शुरुआत हुई तो उसके बाद आम आदमी के पास बैंकिंग की एक्सेस पहुंची और उस एक्सेस के पहुंचने के बाद इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गया और इंडियन बैंकों को बहुत तेजी के साथ प्रॉफिट हुआ और लोगों को बैंक में निवेश का या बैंक में जमा का एक रुचि या स्वभाव जो है वो उस स्वभाव की उत्पत्ति हुई। उस स्वभाव की उत्पत्ति के कारण बैंकों के पास खास लेन देन आने लगा जिसके कारण विदेशी कंपनी जो है वो भी भारत में निवेश करने के लिए उत्साहित दिख रही है। वो सिर्फ छोटा सा निवेश नहीं करनी चाहती है बल्कि वो कंप्लीट स्टेक हाथ में लेना चाहती है और आमजन तक पहुंचना चाहती है ताकि इंडियन लोगों से ज्यादा पूंजी जुटाई जा सके और उसे भारत में इन्वेस्ट की जा सके। अब विदेशी कंपनी जो है वो कोई प्रोडक्शन बेचने या प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं आ रही है बल्कि सर्विस सेक्टर में भी अपनी सेवा देने के लिए आ रही है। ये भारत के लिए एक शुभ शुरुआत है। जो शुभ शुरुआत अगर बीजेपी की सरकार में होती है तो कांग्रेस को तो उसमें सवाल करने ही है क्योंकि लोग कल आज नहीं तो कल कांग्रेस से जरूर सवाल करेंगे कि आपके शासनकाल में ये क्यों नहीं हो रहा था। तो यही एक कारण है जिसके कारण कांग्रेस इस पर प्रश्न खड़े कर रही है। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ।